राम राम जी। आज एक ऐसे आईएएस अफसर का जिक्र होगा जिसने हरियाणा प्रदेश की तस्वीर को बदल दिया। आज हिंदुस्तान के मानचित्र पर हम लोग हरियाणा प्रदेश को एक विकासशील राज्य के रूप में देखते हैं। उसके पीछे एक आईएएस अफसर का दिमाग है। जी हाँ, मेरे पीछे आप ठीक एक मिट्टी की दीवार देख रहे हैं क्योंकि ये फ्लैट से ढकी गई है। इसी तरह से कच्चे मकान के अंदर साल 1932 के अंदर उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर एक लड़के का जन्म होता है। उनका नाम रखा गया एसके मिश्रा। जी हाँ, मैं उन्हीं आईएएस अधिकारी एसके मिश्रा की बात कर रहा हूं जो 1956 के बैच के आईएएस अधिकारी हुआ करते थे। सबसे पहले एसके मिश्रा की पोस्टिंग जो है वो पटियाला पूर्वी स्टेट यूनियन जो पेप्सू जो होता था पेप्सू के लिए करने का काम किया। उसके बाद जब पंजाब और हरियाणा दोनों प्रदेश एक हुआ करते थे तो उनकी जो पहली पोस्टिंग जो आई थी वो हिसार के डीसी के रूप में आई थी। अब हिसार जो था बहुत बड़ा इलाका होता था, भिवानी वगैरह सारा आसपास का इलाका जो होता था वो हिसार के अंडर में आता था। अब एक दिन एक युवा वकील जिनका जन्म साल 1941 के भिवानी के गोलागढ़ गांव के अंदर हुआ था, वो वकील मिलने के लिए आता हिसार के डीसी से। वो जो वकील जो है उस युवा वकील के मन में एक जगह थी कि कैसे पिछड़े हुए तोसाम के इलाके को जो है आगे लेके जाना है, भिवानी के लिए कुछ कर गुजरने की चाह उसके मन में थी। जो पेप्सू जो थी यानी पूरा का पूरा पंजाब और हरियाणा हुआ करता था, सरकार ने एक स्कीम निकाली थी कि नलकूप के लिए लोन दिया जा रहा था सिंचाई के लिए। अब तोसाम जो हल्का जो था, तोसाम इलाके के अंदर जो था सबसे कम लोन पास किया था डीसी महोदय ने। अब उन्हीं डीसी के पास एसके मिश्रा के पास मिलने के लिए वो युवा नौजवान पहुंच जाता है और तीखी बहस करता है कि आपने 1 रुपये का लोन भी तोसाम के किसानों को नहीं दिया। अब वो डीसी एसके मिश्रा उस युवक, जी हाँ उस युवक का नाम बता देता हूं, चौधरी बंसीलाल था। बंसीलाल को कहते हैं कि देखिए वकील साहब, जो तोसाम का पानी है वो खारा पानी है और जो पैसे यदि हम लोन दे देते हैं तो नलकूप का वो पानी जो है वेस्टेज होगा, इसलिए नलकूप वहां नहीं लग सकते। तब चौधरी बंसीलाल ने एक ऐसा तर्क उनके सामने रखा, कहा कि डीसी साहब यदि मानता हूं तोसाम का पानी खारा है, लेकिन खारा पानी जो है, लेकिन वहां सरसों की फसल कैसे हो जाती है। डीसी साहब के पास में कोई इलाज नहीं था, कोई उपाय नहीं था। तब उन्होंने हिसार के जो कृषि वैज्ञानिक थे उनसे जब वहां के पानी की जांच करवाई गई तो तब ये पाया गया कि पानी तो जरूर खारा है तोसाम का, लेकिन ये जो पानी जो है सरसों की खेती के लिए बड़ा उपयुक्त पानी है। और उसके बाद जो था डीसी महोदय को क्या किया गया कि वहां का ग्रांट देना पड़ा और उसके बाद दोनों की मुलाकात आगे बढ़ती गई। दोस्तों, जब हरियाणा बना भी नहीं था, ये बात किसी को नहीं मालूम थी कि ये जो मुलाकात हिसार के डीसी ऑफिस में हो रही है कि ये मुलाकात एक आने वाले मुख्यमंत्री के बीच में और उसके प्रधान सचिव के बीच में होंगी। क्योंकि जब हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है बंसीलाल 1968 के अंदर सबसे युवा मुख्यमंत्री बनते हैं, तब प्रधान सचिव के तौर पर, जी हाँ, मुख्यमंत्री के बाद जो सबसे बड़ा अधिकारी होता, सारे सारे प्रशासन को, राज्य को चलाने का जिम्मा होता है वो प्रधान सचिव का होता है। क्योंकि मुख्यमंत्री की सोच होती है, किसी भी नेता की सोच होती है, उसको जमीन पर उतारने का काम जो है वो एक आईएएस अफसर के द्वारा ही किया जाता है। और बंसीलाल को अनुभव नहीं था राजनीति का शुरू के अंदर, यानी प्रशासन चलाने का अनुभव नहीं था, और उनकी सोच को जमीन पर उतारने का काम किसने किया था, वो उनके प्रधान सचिव बने थे 1968 के अंदर। एसके मिश्रा के बारे में कहा जाता है कि वो एक्शन तुरंत लिया करते थे। कोई भी फाइल उनके पास पहुंचती थी तो तुरंत उसके ऑप्शन ऊपर वो एक्शन लेके काम करते थे। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर पर्यटन है, सिंचाई है, सड़कों का जाड़ है, जितनी सारी चीजें हैं उनके पीछे चौधरी बंसीलाल को हम लोग आयरन मैन, विकास पुरुष या लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। इसके पीछे दिमाग, क्योंकि कहा जाता है कि सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन बंसीलाल की कामयाबी के पीछे यदि किसी का हाथ है तो वो एसके मिश्रा का हाथ है। हरियाणा के अंदर जितने भी आप पर्यटन स्थल देखते हैं, उन पर्यटन स्थलों का विकास करने का काम जो था वो चौधरी बंसीलाल की सरकार के दौरान किया गया था, लेकिन उसके पीछे हाथ किसका था, वो एसके मिश्रा का था। दरअसल एक दिन एसके मिश्रा और मुख्यमंत्री बंसीलाल चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में करनाल के अंदर एक नहर आती है और उस नहर के ऊपर बैठ करके दोनों चाय पीते हैं। चाय पीते समय खोखा था, खोखे में बैठ करके एक आइडिया आता है एसके मिश्रा को, और वो कहते हैं कि यदि इस नहर के पास एक कृत्रिम झील बनाई जाए, एक रेस्तरां यानी एक होटल टाइप का कुछ बनाया जाए, तो लोग यहाँ पर अपने आप खींचे चले आएंगे और वो लोग जो है पैसे देंगे, सरकार को आमदनी होगी। अब चौधरी बंसीलाल को, मुख्यमंत्री को उनका ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा और उसके तुरंत बाद बंसीलाल ने कहा कि एसके आप इसके ऊपर काम करिए, और धीरे धीरे काम करना शुरू किया। आज हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले के अंदर आप पर्यटन स्थल देखते हैं, वो जो है एसके मिश्रा की सोच थी। अब इसके बाद एसके मिश्रा एक किताब के अंदर जिक्र करते हैं कि मेरे पास जो भी फाइल पास होने के लिए आती, मैं 70 से 75% फाइल जो है वो अपने आप ही पास कर दिया करता था। यानी बंसीलाल को मेरे ऊपर इतना विश्वास था कि मैं कभी भी ऐसी फाइलें भेजता था जो मेरे बस की बाहर होती, बाकी 75% फाइलें अपने आप पास किया करता था। 1975 के दौरान आप सभी को पता है हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर एक काली घटना घटती है। 26 जून 1975 को
इस देश के अंदर इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, वो आपातकाल लगाने का काम करती है। जब इमरजेंसी लग जाती है 26 जून से लेकर के लगभग दिसंबर के महीने तक, यानी जून से दिसंबर 1975 तक बंसीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और जब मुख्यमंत्री रहे, बाद में उनको भारत का रक्षा मंत्री बना दिया था इमरजेंसी के दौरान। आप लोग हरियाणा जीके के अंदर पढ़ते हैं कि आपातकाल के दौरान रक्षा मंत्री बंसीलाल को दिसंबर 1975 में बनाया गया था। लगभग 6 महीने वो आपातकाल के दौरान हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और एस के मिश्रा उनके प्रधान सचिव थे। अब हरियाणा प्रदेश को मिनी जेल के रूप में बनाने का काम कर दिया था तत्कालीन सरकार के द्वारा, क्योंकि जो बंसीलाल जो थे वो संजय गांधी के और खासतौर पर इंदिरा गांधी के बड़े खास नेताओं के अंदर एक हुआ करते थे। इतनी ज्यादतियां तत्कालीन विपक्ष के नेताओं को देने का काम किया। हरियाणा प्रदेश के जितने भी बड़े नेता, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे देवीलाल हो, चाहे रामविलास शर्मा हो, जितने भी बड़े नेता के टाइम पे देखते हैं, वो सारे के सारे नेताओं को जेल में बंद करने का काम कर दिया था। इमरजेंसी का एक और दूसरा अध्याय है, और इस अध्याय के दौरान एक सोच थी संजय गांधी की कि हिंदुस्तान की जनसंख्या अपार गति से बढ़ रही है और इस जनसंख्या बढ़ने के ऊपर रोक लगाई जाए। तब एक कार्यक्रम वो लेके आए थे, उस कार्यक्रम का नाम था नसबंदी कार्यक्रम। पहले साल में नसबंदी कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश को 74,300 का टारगेट दिया गया था। बाद में वो टारगेट घटा करके 45,000 कर दिया गया। लेकिन हरियाणा के अंदर लगभग, अगर मैं आंकड़ा सही है तो 57,492 लोगों की नसबंदी पहले साल के दौरान करने का काम किया। 1976 और 1977 के दौरान हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 2,20,000 लोगों की नसबंदी करने का काम किया। अब मंत्री जो थे, मंत्रियों को भी जैसे आज आपने कुछ साल पहले जियो के आने से पहले देखा होगा, सिम बेचने वालों को टारगेट दिए जाते थे, टारगेट के चक्कर में वो सस्ती स्कीम दे दिया करते थे। ऐसा ही काम यहां पर हुआ, मंत्रियों को भी टारगेट तक देने का काम किया गया था और टारगेट पूरा करने के चक्कर में ऑन रिकॉर्ड में बात बोल रहा हूं कि 105 कुआरे लोग जो थे उनकी भी नसबंदी करने का काम कर दिया गया। जी हाँ, करनाल में बंसीलाल जब एक रैली को संबोधित कर रहे थे इस आपातकाल के बाद में, तब एक करनाल का युवक रैली के अंदर उनके सामने नग्न अवस्था में खड़ा हो जाता और कहता है कि मैं किसी लायक नहीं हूं क्योंकि आपने बिना शादी किए ही मेरी नसबंदी करने का काम कर दिया। ये तमाम जो गुनाह जो थे इमरजेंसी के, निश्चित रूप से इंदिरा गांधी और बंसीलाल हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में एक है, इंदिरा गांधी सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में एक है। बरसते उनके दोनों के कार्यकाल से यदि आपातकाल को निकाल दिया जाए, अब वो टीस जो थी विपक्ष के नेताओं के अंदर की, बंसीलाल के दिमाग के पीछे केवल एक ही व्यक्ति का हाथ, और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है एस के मिश्रा, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे। आप सभी को पता है आपातकाल के बाद में, आपातकाल के दौरान मुख्यमंत्री जो थे बंसीलाल, उनको तुरंत चंडीगढ़ बुला के इस्तीफा दिलाया जाता है और उनको रक्षा मंत्री बना दिया जाता है। आपातकाल के बाद हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल ने बढ़ते एक बात का ऐलान कर दिया कि एस के मिश्रा को जेल में डाला जाएगा। अब एक IAS अधिकारी के लिए इससे बड़ी मुसीबत की बात और कोई नहीं हो सकती कि उनके ऊपर लगभग 50 केस ठोक दिए जाते हैं। मिश्रा जो थे वो स्टडी लीव के ऊपर, छुट्टी के ऊपर जाने का विचार कर चुके थे, आवेदन किया, लेकिन हरियाणा सरकार कोई मंजूरी उनको नहीं दे रहे थे। अब और कोई रास्ता मिश्रा के पास नहीं था। मिश्रा अचानक देवीलाल के पास में बिना अपॉइंटमेंट बुक किए पहुंच जाते हैं और जब देवीलाल से मिलते हैं तो मिलने के बाद में जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है, बाहर निकलते ही एक बयान देवीलाल देते हैं कि उस घटना के अंदर इमरजेंसी के दौरान एस के मिश्रा का कोई हाथ नहीं था, इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि एस के मिश्रा मेरे प्रधान सचिव हो गए। जरा सोच के देखिए, जिस बंसीलाल और देवीलाल में बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती थी, और बंसीलाल के प्रधान सचिव को, जिस देवीलाल ने देवीलाल को जेल में डालने का काम किया था, उसी व्यक्ति को अपना प्रधान सचिव नियुक्त कर दिया। बड़े दिल वाले थे चौधरी देवीलाल। अब ये बात चौधरी देवीलाल के बेटे जो थे उनको बड़ी खटक रही थी। सबसे पहले उनकी मुलाकात चौधरी देवीलाल के बेटे साहबराम से होती है, मुलाकात ठीक ठाक रही। दूसरी मुलाकात चौधरी रणजीत सिंह, जो वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, उनसे होती है। और तीसरी मुलाकात, जो सबसे खराब मुलाकात, एस के मिश्रा अपनी किताब में बताते हैं, तीसरी मुलाकात ओम प्रकाश चौटाला से होती है। बेटों से मुलाकात कतई खास नहीं रही, लेकिन बेटों की नहीं चली क्योंकि सीएम के साथ में उनकी खास थी। अब उन्हीं दिनों घटना घटती है, ओम प्रकाश चौटाला सिंगापुर के दौरे के ऊपर जाते हैं और सिंगापुर के दौरे से उनके ऊपर जो है घड़ी तस्करी का आरोप लगता है। चौधरी देवीलाल जो थे वो इस्तीफा देने का मन बना चुके थे और तुरंत अपने प्रधान सचिव को एक बात कहते हैं कि एक काम करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, मुझे इस्तीफा देना क्योंकि मैं अपने बेटे की करतूत पर शर्मिंदा हूं। तब एस के मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उनको सुझाव दिया कि आपको इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है, आप एक काम करिए, यदि मेरे बेटे ने कोई गलती की है तो उसकी सजा कानून के हिसाब से वो भुगतेगा। और ये बात देवीलाल को फिट बैठी, इस्तीफा देने का मन बना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस के अंदर वो कहते हैं कि यदि मेरे बेटे ने कोई गलती की है तो कानून अपना काम करेगा, मैं उसको बचाने का काम नहीं करूंगा। और इसके बाद में कभी भी ओम प्रकाश चौटाला और एस के मिश्रा की मुलाकात नहीं होती, यानी दोनों के रास्ते एक तरह से अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और समस्या यहां पर खड़ी हो जाती है। जगमोहन रेड्डी आयोग बनाया गया था इमरजेंसी की जांच के लिए।
और मोरारजी देसाई को भी जेल में बंद कर दिया गया था, क्योंकि मोरारजी देसाई इमरजेंसी के बाद भारत के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। अब जो जगनमोहन रेड्डी आयोग की रिपोर्ट जो थी, उस रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर यह बात कही गई थी कि एसके मिश्रा का विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने में बड़ा हाथ रहा है। तुरंत एक लेटर भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यालय से एक लेटर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी देवलाल के पास आता है कि आप एसके मिश्रा को तुरंत रिलीव करके केंद्र भेजिए, इनको नौकरी पर रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी आयोग के अंदर इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। तब एक तुरंत दूसरा पत्र जो थे मुख्यमंत्री देवलाल मोरारजी देसाई के पास भेजते हैं कि जगनमोहन रेड्डी आयोग तो अपने आप के ऊपर शक करता है, और उन्होंने एसके मिश्रा को अपने पद के ऊपर बने रहने दिया गया। और उसके बाद जो है कभी भी मोरारजी देसाई और देवलाल के बीच में कोई मुलाकात नहीं होती। मुझे एक और किस्सा याद आता, जब बंसीलाल इमरजेंसी के बाद में उनको हथकड़ी लगा करके जेल के अंदर ले जाया जाता है, जज के सामने जब उनको पेश किया जाता है, तो हरियाणा प्रदेश की रहने वाले एक जज सिगरेट पी रहे होते हैं भिवानी की कोर्ट के अंदर। जैसे ही बंसीलाल एंट्री करते हैं तो देखते हैं जज साहब के हाथ में सिगरेट है। बंसीलाल चूंकि उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, कहते हैं कि तू यहाँ कहां से आ गई, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे जैसे एक भी व्यक्ति को खासतौर पर भिवानी के इलाके में नहीं छोड़ा था। अब जज साहब उस समय पावर में थे, तुरंत 14 दिन के लिए बंसीलाल को अंदर ठोकने का काम कर दिया। 14 दिन के बाद बंसीलाल की जमानत होती है। एसके मिश्रा ये देख नहीं पा रहे थे कि उनके चहेते मुख्यमंत्री का, क्योंकि एसके मिश्रा तो उसमें देवलाल के प्रधान सचिव थे, बाद में एसके मिश्रा को भजनलाल का भी प्रधान सचिव बनाया गया था। यानी तीनों लाल आपस में कभी नहीं बढ़ती थी, तीनों लालों के प्रधान सचिव रहे, इस हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। आप उनकी शख्सियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, जब चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने, जिसको युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है, तो उनकी पोस्टिंग उस समय अमेरिका के अंदर भारत के राजदूत के रूप में थी। और चंद्रशेखर कई दिन से उनसे मुलाकात करना चाहते थे, फोन पे संपर्क करना चाहते थे एसके मिश्रा से, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद में चंद्रशेखर अधिकारियों से कहते कि आप मेरे प्रधान सचिव के रूप में एसके मिश्रा की अपॉइंटमेंट कर दीजिएगा, मैं उनको अपने आप बुला लूंगा। और उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, यानी बिना पूछे एसके मिश्रा से उनको मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बना दिया जाता है। ये थे एसके मिश्रा, आज रिटायरमेंट होकर स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, हरियाणा प्रदेश को बनाने के अंदर जितना योगदान उन तमाम मुख्यमंत्रियों का रहा है, उसमें एसके मिश्रा के योगदान को कतई कम नहीं आंका जा सकता। ये कहानी, ये सच्ची कहानी, ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो शेयर करिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।